न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। ग्रीस ने की 2 नए मरीन पार्क्स की घोषणा। तुर्की ने जताई आपत्ति, ग्रीन पीस ने भी जाहिर की नाराजगी। दक्षिण अमेरिका में चल रहा है घमासान। वेनेजुएला और इक्वाडोर आए आमने सामने। मैक्सिको की एम्बेसी पर छापा बना मुद्दा। और 17 अप्रैल को गठित हुई थी पहली लोकसभा। 1951-52 में हुए थे पहले आम चुनाव। देश की 85% जनसंख्या थी अशिक्षित। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए एक खबर। स्टडी IQ IAS हिंदी का परिवार 1 मिलियन का हो गया है, यानी 10 लाख का परिवार हो गया है। इस सफर की शुरुआत आपके साथ हुई थी और आज 1 मिलियन 10 लाख के पड़ाव को भी आपके साथ हमने हासिल किया है। पूरी स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम आप सबके स्नेह और सहयोग के लिए आभारी है। वी एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड। थैंक यू ऑल। आइए अब खबर शुरू करें। 19 अप्रैल से भारत में आम चुनाव शुरू होने वाले हैं। 19 अप्रैल से शुरू होकर वोटिंग 1 जून तक चलेगी और वोटों की गणना होगी 4 जून को। चुनावी माहौल इतना तेज है कि हर तरफ बस चुनावों की चर्चा है। कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है या कौन सी पार्टी इस बार सीट निकाल रही है, ये चर्चाएं चाय की दुकानों से लेकर मीडिया हाउसेस तक होती रही हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे 17 अप्रैल की। ये दिन भारत में पहली लोकसभा के गठन के लिए जाना जाता है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठित हुई थी। पहली लोकसभा के चुनाव भारत में बहुत खास थे। लोग अपनी सरकार का चुनाव खुद वोट डालकर कर रहे थे। आज हमारे लिए चुनाव बहुत आम बात है, लेकिन उस वक्त के लोग ये भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि वे अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। नए गठित चुनाव आयोग और चुनावी दलों को लोगों से वोट करवाने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी थी। पहले आम चुनाव के दौरान एक चुनौती थी कि लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कैसे पहचानेंगे। दरअसल 1951-52 के दौरान भारत की 85% जनसंख्या अशिक्षित थी। केवल 15% लोग ही लिखना पढ़ना जानते थे। इसके लिए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने एक तरीका निकाला। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए नाम के साथ प्रतीक चिन्ह प्रिंट किए। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई थी वोटर्स लिस्ट तैयार करने की। उस वक्त चुनाव आयोग के अधिकारी गांव-गांव जाते थे, वहां डेटा कलेक्ट करते थे। इसके लिए जब वे महिलाओं से नाम, उम्र, ये सब सवाल पूछते तो वे अजनबियों को यह जानकारी देने से इनकार कर देती थी। यहां तक कि कुछ महिलाएं तो खुद को फलां की बेटी, फलां की पत्नी, फलां की मां बताती थी। खुद का नाम बताने से इनकार कर देती थी। इसके चलते चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से तकरीबन 28 लाख के करीब नाम बाहर करने पड़े। पहली लोकसभा के चुनाव में पर वोटर खर्चा आया था 60 पैसे, जो कि 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में 72 रुपए पर वोटर था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी को 489 में से 364 सीटें हासिल हुई थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। पहली लोकसभा के स्पीकर GV मावलंकर थे। वहीं पहली लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद अनंत शयनम अयंगर को हासिल हुआ था। लोकसभा नाम से ही जाहिर है जनता की सभा या जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए प्रतिनिधियों की सभा होती है। इसे लोकप्रिय सदन या पॉपुलर चैम्बर के तौर पर भी जाना जाता है। दरअसल एडल्ट सफरेज के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों से बनी सभा के कारण लोगों में इसकी पहचान लोकप्रिय सदन के तौर पर हुई है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तय की गई है। इसमें 530 सदस्य राज्यों से, वहीं 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से होते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने से पहले तक 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी चुने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वोट देने की एज को 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था। लोकसभा अधिकतम 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आमतौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 साल के लिए होती है। हालांकि इसे 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा 2 स्थितियों में होता है। पहला, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को डिसॉल्व करने की सलाह दे। दूसरा, यदि कोई दल या कोलिशन गवर्नमेंट न बना सके। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह किसी भी स्थिति में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से ज्यादा नहीं हो सकता।
हाल ही में ग्रीस के एथेंस में 9वीं आवर ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की पहल साल 2014 में अमेरिका की तरफ से की गई थी। इसका मकसद उस समय था ग्लोबल ओशन गवर्नेंस में मौजूद गैप को कम करना। लेकिन फिर आया 2015 का साल 2015 में यूएन ने एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किए थे। एसडीजी कुल 17 टारगेट्स हैं जिन्हें साल 2030 तक पूरा किया जाना है। इन्हीं टारगेट्स में से एक है टारगेट 14, जो कि लाइफ बिलो द वाटर यानी महासागरों से जुड़ा है। इस टारगेट ने आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस के मोटिव को नई पहचान दी और ये कॉन्फ्रेंस महासागरों की सुरक्षा के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र, एनजीओ आदि के लिए फोरम के तौर पर काम करती है। आइए वापस खबर पर लौटें। हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ग्रीस में आयोजित हुई उसमें ग्रीस ने 2 नए मरीन पार्क की स्थापना की घोषणा की है। ये मरीन पार्क आयोनियन और एजियन सी में स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्रीस का तकरीबन 30% वाटर एरिया संरक्षित क्षेत्र में आ जाएगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर ग्रीस के पड़ोसी देश तुर्की और कई पर्यावरणीय संस्थाएं जैसे ग्रीन पीस को दिक्कत है। ग्रीन पीस का कहना है कि ये तो दिखावा है, दोगलापन है। ग्रीस एनर्जी एक्सप्लोरेशन के नाम पर मरीन डायवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। वहीं तुर्की की नाराजगी एजियन सी में बनने वाले मरीन पार्क से है। तुर्की का कहना है कि ग्रीस पर्यावरण के नाम पर अपने जियोपॉलिटिकल हितों को साध रहा है। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि एजियन सी में तुर्की की भी तटरेखा लगती है। तो तुर्की की समस्या मरीन पार्क नहीं बल्कि एजियन सी में ग्रीस की बढ़त है। तुर्की और ग्रीस के बीच एजियन सी में टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर कई बार फेस ऑफ हुआ है। पिछले 50 सालों में 3 बार तो युद्ध जैसी स्थिति भी बनी। ग्रीस ने इस मामले में साफ किया है कि वे अपने मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में इजाफा कर रहे हैं। इससे इस क्षेत्र में इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस को रोका जा सकेगा। ग्रीस के नए मरीन पार्क्स को लेकर दावे कितने सही हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन लंबे वक्त से पर्यावरण के जानकार भूमध्य सागर में स्थित हेलेनिक ट्रेंच में ऊर्जा और खनिजों के खनन के लिए ग्रीस की सहमति पर सवाल उठाते रहे हैं। हेलेनिक ट्रेंच भूमध्य सागर में स्थित एक ऐसा एरिया है जो कई सारे मरीन मैमल और स्पर्म वेल के लिए जरूरी आवास है। ग्रीस यूरोप का दक्षिणतम देश है। इसका आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक ही है। ग्रीस के पूर्व में एजियन सी, पश्चिम में आयोनियन सी और दक्षिण में भूमध्य सागर है। ये देश अपनी स्थलीय सीमा अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की और नॉर्थ मकदूनिया से साझा करता है। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने एनर्जी इमरजेंसी घोषित की है। वजह है एल नीनो के चलते इस क्षेत्र में पड़ा हुआ सूखा। इसके चलते पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी इक्वाडोर को बिजली सप्लाई करना रोक दिया है। कोलंबिया और इक्वाडोर दोनों ही अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जल विद्युत पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एल नीनो के चलते बारिश कम हुई और बांधों का वाटर लेवल काफी गिर गया। ये वाटर लेवल उन वाटर बॉडीज में ज्यादा कम हुआ है जो बिजली बनाने के लिए जरूरी है। कल के न्यूज एट 9 के एपिसोड में हमने आपको भारत के मॉनसून को लेकर आईएमडी के पूर्वानुमानों के बारे में बताया था। इसमें आईएमडी ने इस बार भारत में ज्यादा बारिश के आसार जताए थे। वजह है ला नीना की घटना। ला नीना के केस में ज्यादा बारिश की संभावना होती है, वहीं अल नीनो के केस में कम बारिश और सूखे की स्थिति बनती है। आज इक्वाडोर एक और खबर के चलते भी न्यूज में है। दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इक्वाडोर में अपनी एम्बेसी बंद करने की घोषणा की। वेनेजुएला ने यह एक्शन मैक्सिको के साथ सहयोग जताने के लिए किया है। अब मैक्सिको को इक्वाडोर से क्या समस्या हो रही है? दरअसल इक्वाडोर के अधिकारियों ने इक्वाडोर में स्थित मैक्सिकन एम्बेसी में छापेमारी की थी। यह छापा इक्वाडोर ने अपने पूर्व उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के मकसद से किया था, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस घटना की निंदा की गई। देखिए, विदेशी जमीन पर स्थित किसी देश की एम्बेसी को वियना कन्वेंशन के तहत इम्यूनिटी हासिल होती है। 2 देशों के बीच चल रहे युद्ध की स्थिति में भी एम्बेसीज की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। एम्बेसी पर हमला देश अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हैं। मैक्सिको तो इक्वाडोर की इस हरकत पर इतना झल्लाया हुआ है कि उसने इक्वाडोर को यूएन से अस्थायी तौर पर बाहर करने की मांग की है। साथ ही इक्वाडोर को माफी मांगने के लिए भी कहा है। हमने हालिया ईरान इजराइल के केस में भी देखा था कि इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया था। ईरान ने इसी हमले को आधार बनाकर इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। इसके लिए इजराइल को भी क्रिटिसाइज किया गया था।
17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा इस दिन की थीम इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद इस ब्लड डिसऑर्डर के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जानने से पहले हम ब्लड डिसऑर्डर क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ब्लड डिसऑर्डर से मतलब है उन समस्याओं से जिनमें ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का नहीं जमता। इनमें सिम्टम्स क्या होते हैं? चोट लगने के बाद, सर्जरी के बाद या पीरियड के बाद लंबे वक्त तक ब्लीडिंग होती रहती है। कई बार ब्लीडिंग का रीजन भी पता नहीं होता। हमारी बॉडी में कुछ प्लेटलेट्स या प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। हमारी बॉडी 13 तरह के क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करती है। अगर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स में कोई इशू आ जाए तो क्लॉटिंग तो होती है लेकिन इम्प्रॉपर होती है, ठीक तरीके से नहीं होती। इसे भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर ही मानते हैं। हीमोफीलिया भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर का ही एक प्रकार है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के चलते चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हल्की सी चोट लगने पर भी खून नहीं रुकता। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति में क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की कमी होती है। हीमोफीलिया के 2 प्रकार हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से तो हीमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं और हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया एक रेयर ब्लड डिजीज है। देखें अगर तो हर 10,000 में एक व्यक्ति हीमोफीलिया के साथ पैदा होता है। वर्तमान में इसके इलाज का एक ही तरीका है जिसमें मरीज के शरीर में कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड फैक्टर्स इंसर्ट किए जाते हैं जिन्हें कंसंट्रेट्स कहते हैं। ब्लड लॉस को रोकने के लिए मरीजों को ये फैक्टर्स रोजाना इंसर्ट करने को कहा जाता है। ये रोग आमतौर पर पुरुषों में पाया जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश ने अब तक प्लांटेशन या ग्रीनिंग अभ्यासों के लिए सबसे अधिक 954 हेक्टेयर स्वीकृत खराब वन भूमि की सूचना दी है। मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम का स्थान है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करें तो यह एक बाजार आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों के लिए शुरू किया गया है। इसे जल संरक्षण और वनीकरण जैसी पर्यावरणीय गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए शुरू किया गया था। भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने मालदीव को भेजे जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह प्रतिबंध बंदरगाहों पर लगाया गया है, अर्थात नए दिशा निर्देशों के अनुसार मालदीव को जाने वाली आवश्यक वस्तुओं का निर्यात अब केवल 4 बंदरगाहों के जरिए ही होगा। इसका प्रभाव निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत और शिपिंग के समय पर भी पड़ेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के तहत 2024-25 के दौरान मालदीव को चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे अंडे, आलू, प्याज, चावल, दाल और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी थी। संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज के 23वें सत्र की शुरुआत न्यूयॉर्क में हुई। इस सत्र में इंडिजिनस टेरिटरीज की सुरक्षा में धीमी प्रगति पर चर्चा की गई और बताया गया कि यह धीमी गति जैव विविधता के लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा बन सकती है। इंडिजिनस टेरिटरीज पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक हैं और यह पृथ्वी के लगभग 22% भूमि क्षेत्र हैं, जो जैव विविधता क्षेत्र का लगभग 80% है। संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज की बात करें तो यह आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक उच्च स्तरीय सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना 28 जुलाई 2000 को संकल्प के जरिए की गई थी। अंतरिक्ष में मलबे से बचने और उसे कम करने के लिए इसरो ने लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए विज्ञान विभाग के साथ मिलकर अंतरिक्ष उद्योग में निजी और सरकारी कंपनियों के लिए शून्य मलबा अंतरिक्ष नीति को लागू किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसकी घोषणा 42वीं अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में की है। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है और इसे जनवरी 2025 तक लागू किया जाएगा। इसके बाद हर साल अप्रैल के महीने में प्रोग्रेस की समीक्षा की जाएगी। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हेलिनक ट्रेंच कहां स्थित है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या फिर अरब सागर? दूसरा सवाल है, इक्वाडोर स्थित है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका या फिर एशिया?
आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित हमने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में गरिमामय जीवन का अधिकार समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या फिर समता का अधिकार? सही जवाब है विकल्प बी यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, खबरों में रहा ऑपरेशन आयरन शील्ड संबंधित है ईरान द्वारा इजराइल पर हमले से, इजराइल द्वारा ईरान के हमले को काउंटर करने वाले मिशन से, रूस द्वारा यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना पर हमले से या फिर चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में तैयार की गई रणनीति से? सही जवाब है विकल्प बी यानी इजराइल द्वारा ईरान के हमले को काउंटर करने वाले मिशन से। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे उनके सही जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।